टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर थर्ड करेंगे। जैसा कि हमने अपना क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करा है आपकी डिमांड पर कि मैम आपको बताएं कि भाई कैसे कैसे टॉपिक्स आपके लिए इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि गाइस कई बारी ना बात आती है कि मैम टर्म्स समझ नहीं आ रही हैं, तो करंट अफेयर्स में कितना भी इलैबोरेट कर दिया जाए तो फिर भी रह ही जाता है ना कि भाई मनी सप्लाई का क्या एक्चुअल मीनिंग है या मनी एंड बैंकिंग आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो ये सारा ना आज हम चैप्टर 3 में ये देखने वाले हैं कि हाउ मनी एंड बैंकिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर और मनी कैसे इवॉल्व हुआ हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। वो सारा हम आज इसमें देखने वाले हैं चैप्टर के अंदर। एनसीईआरटी की गाइस ये किताब है, बहुत बेसिक किताब है। अगर आप प्रिपरेशन अभी शुरू करी है या प्रिपरेशन के किसी बीच में है तो भी रिवीजन के लिए ये किताब बहुत अच्छी किताब है। इकोनॉमिक्स के लिए, बेसिक इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू करी है या 2025 का प्रीलिम्स लिखने जा रहे हैं तो वो सभी बच्चे इस चैनल पर आकर अपना सब्सक्राइब करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको फ्री में अवेलेबल हो रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन आपको फ्री में मिल रहा है और भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप प्लेलिस्ट देखिए, सारा आपको मौजूदा सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज हम देखते हैं, देखो मनी ना, हम जानते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहा ही है मनी हमारा। और इकॉनमी में ना कभी कभी एक ऐसा भी टाइम था जहाँ कोई मनी का रोल भी नहीं था, सिर्फ ना कमोडिटी से कमोडिटी ना एक्सचेंज हो जाती थी। यानी मेरे को दूध की ज़रूरत है, आपको जूते की ज़रूरत है, मेरे पास जूता है, आपके पास दूध है, तो वो एक्सचेंज हो रहा है आपस में। समझ रहे हो? तो वहाँ पे मनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब कैसे कैसी चीज़ें आई मैं बताती हूँ, देखो। कह रहा है कि इवन इफ देर इज मोर देन वन इंडिविजुअल बट दीज इंडिविजुअल डू नॉट टेक पार्ट इन मार्केट ट्रांजेक्शन। कह रहे एग्जाम्पल के तौर पर एक फैमिली है जो आइसोलेटेड आइलैंड पे रहती है, वहाँ मनी का कोई काम नहीं है। जैसे जैसे एक इकोनॉमिक एजेंट बढ़ता है, वो अपने आप को ट्रांजैक्शन मार्केट में लगाता है, तो मनी का ना वहाँ पर योगदान आएगा। लेकिन उससे पहले कह रहा है एक समय ऐसा था जहाँ मनी मीडिएशन की तरह काम ही नहीं करता था। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते थे, जहाँ कमोडिटी से कमोडिटी या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को ढूंढना पड़ता था। जैसे मुझे अभी अगर मिल्क की ज़रूरत है और सामने वाले को शूज़ की ज़रूरत है, तो हमें आपस में अपने आप को ढूंढना पड़ेगा दोनों को। तो ऐसे सिस्टम को जहाँ पर मनी के द्वारा मीडिएशन हो ही नहीं रहा, उसको हम बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पर एक इंडिविजुअल है जिसके पास ना राइस का सरप्लस है विच शी विशेस टू एक्सचेंज फॉर क्लोथिंग। मतलब एक बंदे के पास चावल पड़ा हुआ है और उसको कपड़ा चाहिए। तो इफ़ शी इज़ नॉट लकी इनफ, तो फिर उसको ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा जो उसको राइस चाहिए और उसको उसके पास क्लॉथ पड़ा हो, कपड़ा पड़ा हो। तो कहता है कि देखो सर्च कॉस्ट में बिकम प्रोहिबिटेड एज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस, है ना। तो फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि ट्रांजैक्शन को ना स्मूदन करने के लिए, बिकॉज इतना मुश्किल होता जा रहा था ना धीरे धीरे चीज़ें, तो इंटरमीडिएट गुड इज नेसेसरी विच इज एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज। तो ऐसे गुड को हम मनी की तरह देखते थे। तो इंडिविजुअल्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस फॉर मनी एंड यूज दिस मनी टू परचेज द कमोडिटी दे नीड। कह रहा देखो फिर समय थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। फिर क्या हुआ, फिर ये बोला गया कि मान लो किसी व्यक्ति को सामान की जरूरत है, किसी को मान लो किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको 2 बोरी राइस के पैकेट चाहिए। तो उसने वो 2 पैकेट उसको दिए और जो सामने वाला बंदा था उसने पैसे ले लिए और पैसे से फिर शूज खरीद लिया, कुछ और सामान जो उसको जरूरत है वो खरीद ली। कह रहा है ऐसा भी समय आया, फैसिलिटेशन की तरह मनी होने लग गया। फिर धीरे धीरे मनी जब आने लग गया तो फिर वो कह रहा है देखो मनी के ना बहुत सारे मॉडर्न इकोनॉमी में फंक्शंस हैं। तो कह रहा देखो अगर आप बड़े ध्यान से समझते हो तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है ये। बार्टर एक्सचेंज लार्ज इकॉनमी में बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाई कॉस्ट देनी पड़ जाएगी आपको। और सूटेबल सरप्लस, मान लो अब यार कितने राइस की कितने केजी राइस दिए जाएं, ये बताओ ना। राइस कितने केजी दिए जाएं कि एक शूज उसको एक शूज का पेयर मिल जाए। आप समझ रहे हो? तो बहुत मुश्किल था क्वांटिफाई करना। तो मनी ना एक तरह से ना कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट है। यानी इसमें आप सभी गुड्स एंड सर्विसेज को एक मॉनेटरी यूनिट में कम से कम एक्सप्रेस तो कर सकते हो। कह रहा मान लो एक रिस्ट वॉच है, उसकी कीमत 500 रुपये है, इसका मतलब क्या है कि वो 500 यूनिट पैसा देगा और उसको वो मिल जाएगी। अगर किसी को पेंसिल चाहिए, पेंसिल का प्राइस जो है वो 2 रुपये है, एंड दैट ऑफ अ पेन इज 10 रुपीज, और पेन का प्राइस 10 रुपये है,
तो आपको पता चल गया भाई कि प्राइस ऑफ अ पेन विद रिस्पेक्ट टू पेंसिल कितना होगा। तो पेन जो पड़ा वो 5, मतलब आप एक पेन इज इक्वल टू 5 पेंसिल है ना। तो सेम नोशन में समझ रहे हो, कैलकुलेशन समझ में आ रही है आपको। तो रुपी का मतलब एक वर्थ समझ में आ जाता है। रुपी से ना काम करना ना, यूनिट्स को कन्वीनियंट तरीके से आप निकाल सकते हो। तो प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज इंक्रीज कर जाती है इन टर्म्स ऑफ मनी। जनरल इंक्रीज जब भी प्राइस लेवल पर होगा तो वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ एनी कमोडिटीज मस्ट हैव डिक्रीज एज वेल। तो ये भी एक बात समझ में आई कि देखो जी ऐसा भी होता है। अब ना बार्टर सिस्टम के तहत ना बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बड़ी सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी, है ना। देखो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वंस वेल्थ अंडर बार्टर सिस्टम। कैरी फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल है। किसी को मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इंडाउमेंट ऑफ राइस उसके पास है विच यू डू नॉट विश टू कंज्यूम टुडे इंटायरली, है ना। अब किसी के पास राइस 100 किलो पड़ा हुआ है, अब वो पूरा खरा कंज्यूम कर लेगा। आप सोचो, अब उसको कुछ और चाहिए, तो राइस एज एन एसेट आप ना नहीं लगा सकते, क्योंकि राइस एक पेरिशेबल गुड है, पेरिशेबल आइटम है, जिसका सर्टेन पीरियड के बाद उसको खराब ही हो जाना है। होल्ड करोगे तो इतना स्पेस भी आपको चाहिए, कंसिडरेबल टाइम एंड रिसोर्स चाहिए, उसकी डिमांड जब आएगी तब जाके आप करोगे। तो मनी ना इसीलिए पेरिशेबल नहीं होता, इसका कोई स्टोरेज कॉस्ट उसकी बहुत कम होती है। इसीलिए ना मनी जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी काम करता है। वेल्थ को ना आप मनी के फॉर्म में स्टोर करके रख देते हो, ताकि फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर पाओ, है ना। और परफॉर्म दिस फंक्शन वेल, आप वैल्यू ऑफ मनी सफिशिएंटली स्टेबल होता है। तो राइजिंग जैसे जैसे देखो प्राइस का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, तो ना इससे ना हमारी परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी खराब होती है। मान लो, आप खुद ही देखो, जब महंगाई ज़्यादा होती है तो आप सेव कम कर पाते हो ना। तो आपको उस वक्त कम, आप सोचते हो यार थोड़ा पैसा बचाया जाए, ज़्यादा कुछ खरीदा ना जाए। तो इट मे बी नोटेड दैट एनी एसेट अदर देन मनी ना कैन ऑल्सो एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे गोल्ड है, लैंडेड प्रॉपर्टी है, इसको भी आप वैल्यू की तरह रख सकते हो। बॉन्ड्स हैं, शॉर्टली उसको भी इंट्रोड्यूस करा गया था। तो कई कंट्रीज ने क्या करा, अपने आप को डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भी कन्वर्ट करना शुरू करा। कैशलेस सोसाइटी भी आई, जहाँ पे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो मनी से कनेक्टेड नहीं है, फिजिकल नोट कॉइन से नहीं है, बल्कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन। आपको पता है यूपीआई कितना फेमस हो चुका है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और लास्ट ईयर्स में चाहे वो जनधन अकाउंट रहे हो, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम रहे हो, ई वॉलेट रहे हो, नेशनल फाइनेंशियल स्विच रहे हो, ये सारी चीज़ें आने लग गई। क्यों करा हमने ये सारा कुछ? ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाए, क्योंकि आज हम सभी के पास मोबाइल होता है। मोबाइल का चाहे एंड्रॉयड हो चाहे ना हो, आप उससे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो देखो कितना आसान हो गई ना चीज़ें। अब समझने की बात है कि किसी भी इकॉनमी में मनी की डिमांड एंड सप्लाई कैसे डिसाइड होती है। देखो, डिमांड फॉर मनी से पता क्या चलता है, सबसे पहले कि लोगों को इतने पैसे की ज़रूरत है, इच्छा है। ठीक है, ऐसा मनी जिससे ट्रांजैक्शन हो पाए। वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन विल डिटरमिन दी मनी पीपल विल वांट टू कीप, है ना। कितना लोग रखना चाहते हैं, कितना क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि उनकी इनकम में कितना राइज आया है ना, कितना उन्होंने सेव किया है, बैंक उनको कितना इंटरेस्ट देगा। जब इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चले जाते हैं तो पीपल बिकम लेस इंटरेस्टेड इन होल्डिंग मनी, सिंस होल्डिंग मनी अमाउंट टू होल्डिंग लेस ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग डिपॉजिट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हायर इंटरेस्ट रेट अगर होंगे तो मनी डिमांड कम हो जाती है। अब इसका मतलब समझो, ये कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहा है। देखो क्या होता है, जैसे ना आपने अभी कुछ रेट्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, रेपो रेट क्या होता है, या और दूसरी, है ना, दूसरे एसएलआर एक होती है, रेशो होती है। जब भी ना इंटरेस्ट रेट बैंक में बहुत ज़्यादा होगा, एक तो आप समझ रहे होगे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेविंग बैंक एंड एफडी का इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक के उससे देखा जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे यहाँ पर ये कह रहा है कि जब लोग सेव करते हैं मनी को रादर देन पुटिंग इट इन द बैंक विच गिव्स देम इंटरेस्ट, हाउ मच मनी पीपल कीप ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। स्पेसिफिकली व्हेन इंटरेस्ट रेट गो अप, पीपल बिकम लेस इंटरेस्ट इन होल्डिंग मनी, सिंस होल्डिंग मनी अमाउंट टू बी होल्डिंग लेस ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग डिपॉजिट। यहाँ पर ये कह रहा है कि अ, आप बैंक में देखो पैसा तभी रखना चाहोगे जब आपका इंटरेस्ट रेट उस पर आपको अच्छा खासा मिल रहा हो। तो आपको लगेगा कि यार मैं यहाँ पे पैसा रख भी दूँ
और देखो यहाँ पे ना एक होता है करंट अकाउंट, वहां तो और दिक्कत है, बहुत पैसा रखते हो तो इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर डिमांड फॉर मनी से रिलेटेड है। अब ये कह रहा है देखो सप्लाई ऑफ मनी कैसे डिसाइड होती है। देखो मॉडर्न इकोनॉमी में ना मनी एक तो कैश के फॉर्म में है, एक आपका बैंक डिपॉजिट्स के फॉर्म में है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बैंक डिपॉजिट्स आर बीइंग इंक्लूडेड, कई सारे मेजरमेंट है मनी के। और जो पैसा रखा जाता है ना, और सप्लाई मनी की कैसे चलेगी, कैसा क्या होगा, वो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक डिसाइड करता है। है ना। देखो सेंट्रल बैंक पे चलते हैं पहले। सेंट्रल बैंक ना एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है मॉडर्न इकोनॉमी में। आप समझो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री के पास एक सेंट्रल बैंक होता ही होता है। इंडिया में भी 1935 में आया, और उसका नाम है हमारे पास आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक के पास कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने होते हैं उसको। वही होता है जो करेंसी कंट्री की इशू करता है, वही होता है जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है वेरियस मेथड्स के थ्रू, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएशंस इन रिजर्व रेशोज, ये सारी बातें। बैंकर की तरह काम करता है गवर्नमेंट के लिए, कस्टोडियन होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए। ठीक है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड टू मनी सप्लाई, इशू करना पैसा, और करेंसी सारी की सारी सेंट्रल बैंक हेल्ड करता है। जो भी कमर्शियल बैंक्स के पास है, पब्लिक का जो भी पैसा होता है, वो सेंट्रल बैंक बेसिकली उसको हाई पावर्ड मनी की तरह देखता है, उसको एक रिजर्व मनी की तरह देखता है, और उसी से कोशिश करता है क्रेडिट को क्रिएट करने की। ठीक है। अब यही काम, सेकंड काम आपका कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, इस पर हम देखते हैं। सॉरी गाइस। कमर्शियल बैंक ना एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, मतलब मनी क्रिएटिंग सिस्टम है इकोनॉमी का। तो यहाँ पर ना कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है, डिपॉजिट्स लेना, मनी है ना, पब्लिक से लेना, और उसको फिर जब भी कोई बोरो करने आए हो तो उसको लेंड भी करना। इंटरेस्ट रेट बैंक देता है डिपॉजिटर को, है ना, इज लोअर देन द रेट एक्सचेंज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर। देखो सेविंग बैंक में जब आप पैसा रखते हो तो ज़्यादातर 4% इंटरेस्ट आ गया मान लो। आप अगर कोई होम लोन लेते हो तो मान लो उसका इंटरेस्ट है 9%, तो आपको देना ज़्यादा पड़ता है, ये बैंक आपको कम देता है। तो जो डिफरेंस है ना इंटरेस्ट टाइप्स का, इंटरेस्ट रेट का, उसको स्प्रेड कहते हैं। वही बैंक का प्रॉफिट है बेसिकली। अब जो प्रोसेस है डिपॉजिट का, लोन का, जो बैंक से क्रिएट होता है, उसी से सारा क्रेडिट क्रिएशन चल रहा है ना। एग्जाम्पल देके मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। कह रहा है एक ना सोनार है, गोल्ड स्मिथ है, उसका नाम है लाला, विलेज में रहता है। अपने विलेज में वो क्या करता है, लोगों से गोल्ड लेता है, प्रेशियस मेटल लेता है, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज उनको वापस देने के लिए। समझ में आ रहा है क्या करता है ये। अपने विलेज में पीपल यूज गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल्स इन ऑर्डर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। इसके विलेज में जहाँ ये रहता है वहाँ पर लोग गोल्ड एंड प्रेशियस मेटल्स को यूज करते हैं सर्विसेज और गुड्स को खरीदने में। अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हो, यहाँ जो मनी है वो मेटल होता है। अब इस विलेज के अंदर लोग क्या करते हैं, गोल्ड जो है वो लाला को देते हैं सेफ कीपिंग के लिए, कि वो एक लॉकर की तरह लाला काम करता है, समझ लो वहाँ पर। इन रिटर्न फॉर कीपिंग देयर गोल्ड, लाला उनको एक पेपर रिसीट इशू करता है विलेज में लोगों को, और उसकी एक स्मॉल फी उनसे चार्ज करता है। स्लोली ओवर टाइम जो पेपर रिसीट जो है, जो लाला रिसीट कर रहा है, वो पूरी ऐसा सर्कुलेट एज मनी की तरह करने लग गई। इसका मतलब है गोल्ड की जगह देने की जगह वो वही रिसीट दिखाएंगे और अपना सामान खरीद लेंगे, वीट खरीद लेंगे, शूज, जो भी उन्हें खरीदना है वो दिखा देंगे, दे देंगे, बाय गिविंग द पेपर रिसीट इशूड बाय लाला। दस द पेपर रिसीट स्टार्टेड एक्टिंग एज अ मनी। ठीक है। अब पेपर रिसीट क्या हो गई, पेपर रिसीट एक तरह का मनी की तरह एक्ट करने लग गई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गई। नाउ लेट अस सपोज दैट लाला हैड 100 kgs ऑफ गोल्ड। मान लो लाला के पास 100 किलो का गोल्ड है, डिपॉजिटेड बाय डिफरेंट पीपल। लाला के पास 100 किलो का गोल्ड है, डिपॉजिटेड बाय डिफरेंट पीपल, एंड ही हैड इशूड रिसीट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 100 kgs ऑफ गोल्ड। लाला के पास क्योंकि 100 किलो गोल्ड का है और वो डिपॉजिटेड है बाय डिफरेंट पीपल, लोगों ने उसको डिपॉजिटेड करा हुआ है, और उसने रिसीट को कॉरेस्पॉन्डिंग टू 100 kgs ऑफ गोल्ड इशू करा है। अब एट दिस टाइम रामू कम्स टू लाला। रामू लाला के पास आता है और कहता है भाई मेरे को ना लोन चाहिए, ask for a loan of 25 kgs of gold. Can give Lala loan? Can Lala give the loan?
तो कैसे करेगा? देखो 100 keys of gold with him already has a claimant, उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है. However, Lala could decide that everyone with gold deposit will not come to withdraw. उसको लगा ठीक है सब लोग थोड़ा ना एकदम से आ जाएंगे, एक ही सेम टाइम पे डिपॉजिट लेने आ जाएंगे. तो उसने रामू को कहा चल ठीक है तेरे को मैं कुछ चार्ज करूंगा और तुझे दे दूंगा. इफ लाला गिव्स अ लोन ऑफ 25 किलो, मान लो अगर लाला 25 किलो का गोल्ड दे देता है, 25 किलो गोल्ड पर लोन दे देता है, रामू कुड ऑल्सो पे Ali with these 25 kgs of gold, and Ali could keep 25 kgs of gold and with the Lala in return a paper receipt. है ना, ऐसे ही चलेगा ना. देखो लाला ने क्या करा, लाला ने 25 किलो का गोल्ड जो है वो उस पे लोन दिया रामू को. ठीक है, रामू ने अपना पैसा पे करा अली को, अली को 25 किलो गोल्ड दे दिया. अब जो अली है वो जा रहा है लाला के पास 25 किलो गोल्ड देकर और कह रहा है कि आपने मुझे पेपर रिसीट दे दो. ठीक है, इन इफेक्ट जो पेपर रिसीट है वो मनी की तरह काम कर रही है. अब जो उसका है ना वो 125 किलो हो गया उसके पास. बात समझ रहे हो? लाला के पास अब क्या हो गया, 125 kgs हो गया. इट सीम्स दैट लाला ने हैज क्रिएटेड मनी आउट ऑफ थिन एयर. ऐसा लग रहा है ना हमें कि पता से जादू करने नहीं आता कोई. जो जादूगर होता है वो क्या करता है, वो कुछ ऐसे एक्ट करता है जैसे फ्लावर्स बन जाए या कुछ रैबिट निकल कर आ जाए, है ना, ऐसे कुछ करता है ना वो. तो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है. कमर्शियल बैंक क्या करता है, मीडिएटर है इंडिविजुअल और फर्म्स के बीच में. जब भी एक्सेस फंड होता है तो वो लैंड कर देता है बैंक जिसको जरूरत होती है फंड की. तो जिसके पास एक्सेस फंड है वो अपना फंड है जो आकर अपना बैंक के पास डिपॉजिट कर देता है, और जिसको नीड है तो वो लोन ले लेता है, होम लोन, क्रॉप लोन, जो भी उसको लेना है. तो पीपल प्रेफर टू कीप मनी इन बैंक्स क्योंकि वहां से एक तो उनको इंटरेस्ट मिलता है और बैंक सेफ प्लेस भी है. जैसे हमने लाला का देखा कि लाला जो है वो आपको इंस्टेड ऑफ कीपिंग एट होम इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट वो चेक या डेबिट कार्ड से वो अपना निकालते चले जाते हैं. अब ये कह रहे हैं व्हाट डज द बैंक डू विद द फंड्स जो डिपॉजिट किए जाते हैं. कह रहा है बैंक उससे करता क्या है, तो बैंक उससे लोन देता है जिनको भी जरूरत है और उस पर इंटरेस्ट के पैसे कमाता है. तो बैंक को अर्न कैसे मिला, जो लोन से इंटरेस्ट मिल रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल लैंड वो करता है और उससे उसको पैसा, उससे बैंक का सर्वाइवल भी ऐसे ही है. ऐसे चलता है सारा मामला. अब हम चलते हैं मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग सिस्टम द्वारा मनी को क्रिएट कैसे किया जाता है. तो कह रहा है बैंक्स कैन क्रिएट मनी इन अ मैनर सिमिलर टू दैट एज गिवन इन लाला स्टोरी. बैंक सिंपली लेंड करता है, डिपॉजिटर से एक्सपेक्ट नहीं करता कि सारे एक ही बार में डिपॉजिट सारे निकाल लेंगे. एग्जाम्पल के फॉर्म में दिस ओनली वन बैंक इन द कंट्री. एक उसका नाम है फिक्शनल बैलेंस शीट है उस बैंक की. और बैलेंस शीट क्या होती है, जिसमें हम ना असेट एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं किसी भी फर्म की. तो असेट ऑफ द फर्म लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, लाइबिलिटीज राइट साइड पे लिखी जाती हैं, ध्यान रखना. अकाउंटिंग रूल होता है ये. ठीक है, असेट का मतलब क्या है, असेट वो सारी चीजें हैं जो फर्म क्लेम करती है फ्रॉम अदर्स. इन द केस ऑफ बैंक अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा, असेट्स क्या है, लोन्स गिवन टू पब्लिक. जैसे बैंक ने मान लो 100 रुपए का लोन दिया पर्सन को, एक, ठीक है, व्यक्ति को, तो बैंक क्लेम कर सकता है 100 रुपए. अनदर असेट क्या होता है, जो बैंक रिजर्व्स रखता है. रिजर्व्स क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देता है, वो भी एक रिजर्व, भी इनका डिपॉजिट है. आरबीआई एंड इट्स कैश, ये सारा इनका पैसा है. एंड दीज रिजर्व्स पार्शली कैश में होते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल्स वगैरह के फॉर्म में होते हैं. रिजर्व सिमिलर होते हैं डिपॉजिट्स की तरह, वी कीप विद द बैंक एंड वी कीप डिपॉजिट एंड दीज डिपॉजिट्स विद आर असेट. और विड्रॉ आप कभी भी कर सकते हो. अब ऐसे ही कमर्शियल बैंक है जैसे एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो आरबीआई को बहुत डिपॉजिट रखता है तो उसको रिजर्व बोलते हैं. रिजर्व्स क्या होता है, असेट. असेट बेसिकली रिजर्व भी है और लोन्स के फॉर्म में मिलता है. ऐसे ही लाइबिलिटीज क्या है, जो किसी भी फर्म के डेट होते हैं, जो आपका खर्चा है, जो आपने कर्जा लिया है. तो लाइबिलिटी इज इक्वल टू डिपॉजिट. जो बैंक आपके डिपॉजिट पब्लिक का लेता है तो लाइबिलिटी ही तो है वो बैंक के ऊपर. ऐसे ही पूरे अकाउंटिंग चीज़ों को बैलेंस करने के लिए किसी भी कंपनी का नेटवर्थ निकाला जाता है. वो कैसे निकाला जाता है, असेट से लाइबिलिटी को माइनस करके. अब वो बैलेंस शीट दी हुई है उस पूरे बैंक की कि कितने रिजर्व हैं, कितने डिपॉजिट हैं. तो चला जी, टोटल जो लाइबिलिटी है वो 100 रुपए की और एसेट भी 100 रुपए का है. तो बैलेंस शीट हमेशा क्या करनी चाहिए, बैलेंस करनी चाहिए, यानी कि दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड सेम अमाउंट आना चाहिए. यानी कि M1, यानी कि ये भी एक तरीका है. M1 का मतलब है मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन. उसमें क्या होता है, करेंसी प्लस डिपॉजिट होता है. अब क्रेडिट क्रिएशन में कुछ लिमिट है मनी मल्टीप्लायर एंड ऑल की. तो क्या ना, देखो डेफिनेटली होती है. अगर आप किसी को लोन देते हो एंड मिस्टर मैथ्यू डिपॉजिट द लोन अमाउंट द बैंक इटसेल्फ,
तो बैंक का जो टोटल बैंक डिपॉजिट है उसको टोटल मनी सप्लाई भी राइज करेगा। अभी कह रहे कैसे, देखो बैंक को डेफिनेटली लिमिट झेलनी ही पड़ेगी। जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, वो क्या कहता है, कहता है सर्टेन परसेंटेज अपने डिपॉजिट की मेरे पास गिरवी रखो, ओवर लेंडिंग से बचाने के लिए ऐसा करता है। तो उसको हम कहते हैं रिजर्व, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो या रिजर्व रेशो या कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो बेसिकली क्या होती है, जो परसेंटेज डिपॉजिट का बैंक एज अ कैश रिजर्व अपने पास रखता है उसको हम सीआरआर कहते हैं। ऐसे ही कुछ रिजर्व्स को लिक्विड फॉर्म में शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाता है, तो उसको हम एसएलआर या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। अभी सारी टर्म्स देखो आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सीआरआर मान लो 20% है, डिपॉजिट बैंक का कितना आया, 100 रुपए है, बैंक को 20 रुपए रखने पड़ेंगे एज अ कैश रिजर्व। फिर जो 80 रुपए का अमाउंट होगा उसमें बैंक लोन दे सकता है। बात समझ रहे हो, इसी को कहते हैं हम सीआरआर। ठीक है, चलिए इसके बाद एक कॉलम समझाए हुए हैं और एक फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का। मनी मल्टीप्लाई का मतलब ही होता है मनी का मल्टीप्लाई होते चले जाना, क्रेडिट का क्रिएट होते चले जाना। अब हम सीधा चलते हैं पॉलिसी टूल्स पे, जिससे हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। कह रहा आपको पता होगा कि आरबीआई ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री में करेंसी को इशू करता है, प्रिंट करता है, ये आरबीआई का ही है। कोई भी कमर्शियल बैंक को ज्यादा फंड की जरूरत है तो वो एबल टू क्रिएट मोर क्रेडिट, दे मे गो टू मार्केट फॉर सच फंड, सेंट्रल बैंक के पास जाता है, सेंट्रल बैंक उनको वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फंडिंग करता है। तो रोल ऑफ आरबीआई इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझो सारे ही कमर्शियल बैंक्स का लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट है। सबसे पहला अगर कुछ कहीं का पैसा नहीं मिल रहा, आप आरबीआई के पास जाओगे। तो आरबीआई मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वे में। क्वांटिटेटिव टूल में ये सीआरआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट रेशो को चेंज करता रहता है। अच्छा चलो इसी बात पे बताओ करंट सीआरआर क्या चल रहा है रेट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो सीआरआर का अभी फिलहाल कितना रेट चल रहा है। क्वालिटेटिव टूल्स में बैंक परसुएड करता है कमर्शियल बैंक को, डिस्करेज करेगा, कहीं लेंडिंग करेगा, ये सारी चीजें करेगा, मॉरल सुएशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट करेगा। ये क्वालिटेटिव तरीका होता है ऐसा करने का। तो आप सबसे पहले तो ये समझ लो मॉरल सुएशन क्या होता है। ये सारे टर्म्स आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि तो मॉरल सुएशन का मतलब है एक ऐसा मेथड जहां आप परसुएड करते हो, क्या करने के लिए, कि आप वर्बल या कोई टेक्निक से चेंज करो बिहेवियर, कंपल्जन ना लगानी पड़े, बट आप अपील करो मोरालिटी की, अटेम्प्ट की प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू गवर्नमेंट एक्सटोरेशन वो कम हो। मॉरल सुएशन में बेसिकली आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, प्रोसीजर ऐसे इन्फ्लुएंसिंग ला रहे हो जिसमें सेंट्रल बैंक कह रहा है, प्रेशर भी कर रहा है एक तरह से कभी कभी कमर्शियल बैंक्स को, इन ऑर्डर टू अबाइड बाय मॉनेटरी पॉलिसीज के तहत वो चलें। स्पीचेस सेमिनार में समझाता है मॉरल सुएशन का बहुत मतलब है कि मोरालिटी से चलें ताकि किसी का बिहेवियर आपका इन्फ्लुएंस हो पाए। एक शब्द इसमें आया आपके पास मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी आरबीआई का क्वालिटेटिव वे है, इसमें मल्टीपल मीनिंग्स हैं कि अमाउंट जो सिक्योरिटी का आप रखते हो ना, बैंक डिमांड फ्रॉम अ बोरोवर परसेंटेज ऑफ इक्विटी नीड टू ओपन अ पोजीशन इन ट्रेडिंग। यानी कि डिफरेंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है डिफरेंस होना करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो ऑफर कर रहा है लोन फॉर्म में एंड द वैल्यू ऑफ लोन गारंटेड। ये सारे मार्जिन रिक्वायरमेंट के मतलब होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो आरबीआई इसको एज अ क्वालिटेटिव तरीके से यूज करता है ताकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन को इकोनॉमी से स्टेबलाइज किया जा सके। अब आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी कि आरबीआई मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए ओएमओ करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है, खरीदता या बेचता है बॉन्ड्स को गवर्नमेंट के द्वारा इन द ओपन मार्केट। तो परचेज एंड सेल जो है वो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है। आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदता कब है, इट पेज फॉर इट, देखो खरीदता है तो चेक दे देता है, इससे सर्कुलेशन जो चेक है इससे क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ रिजर्व इन द इकोनॉमी, एंड इससे मनी सप्लाई को जब इंक्रीज करना हो, जब मनी सप्लाई की क्वांटिटी को रिड्यूस करना हो, तो आरबीआई क्या करता है, बॉन्ड्स को बेच देता है। क्या करता है, बेच देता है, कहता है बॉन्ड्स खरीदो और पैसा अपने पास ले आता है। तो ऐसे ही ओपन मार्केट करने के लिए
दो तरीके से है, एक आउटराइट है, एक रेपो है। आउटराइट ओपन मार्केट परमानेंट होता है, जहाँ सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को खरीद लेता है ताकि मनी सिस्टम इंजेक्ट करने के लिए, बिना ऐसे प्रॉमिस किए कि टू सेल देम लेटर। सिमिलरली जब सेंट्रल बैंक बेचता है सिक्योरिटी को बिना ऐसे प्रॉमिस किए टू बाय देम एज अ लेटर, तो उसको कहते हैं कि इंजेक्ट करना पैसा, मनी इन अ परमानेंट नेचर वे। तो इसी एग्रीमेंट को जब हम डेट या उससे करते हैं ना, रीसेल प्राइस लगा देते हैं, तो ऐसे को परचेज रेट या रेपो रेट कहते हैं, यानी इंटरेस्ट है जिसमें मनी लेंड किया जाता है, ठीक है, उसको रेपो रेट कहा जाता है। एक तरीका होता है कि देखो, जब कभी कभी आरबीआई को लगता है कि यार मार्केट में बहुत पैसा हो रहा है, कमर्शियल बैंक से वापस पैसा लो, तो उसके लिए रिवर्स रेपो रेट होता है। तो जब देखो दोनों बातें हैं, अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाके कोई लोन मांगे, तो उस छोटे शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके लिए रेपो रेट लगाया जाता है। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा देने को कहता है, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है फिलहाल का रेपो रेट क्या चल रहा है। और आरबीआई मनी सप्लाई को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करता ही करता है, ठीक है। दिस रेट इज कॉल्ड बैंक रेट इन इंडिया। बैंक रेट को इन्हांस करने का मतलब ही है कि आप लोन टेकन बाय कमर्शियल बैंक को थोड़ा एक्सपेंसिव बनाना चाहते हो ताकि मनी सप्लाई आपकी डिक्रीज हो पाए। अब आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि मनी सप्लाई को कैसे कैसे आरबीआई रिड्यूस करता है और कहाँ कहाँ पे इंक्रीज करता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगाकर। अगर आपको समझ आ गया होगा तो आपके लिए कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। पूरा चैप्टर ध्यान से सुनने के बाद आपको ये कमेंट करना है कि मनी सप्लाई के लिए आरबीआई क्या करता है। तो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर नेक्स्ट उसमें आएंगे। अभी फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है मेरा, कि मनी सप्लाई आरबीआई कैसे कम करता है, किस किस इंस्ट्रूमेंट से, और कैसे बढ़ाता है मार्केट में किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, ऐसे ओपन मार्केट ऑपरेशन का कैसे यूज करता है, रेपो रेट का कैसे यूज करता है, ये सारा आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।